हाँ भाई, अब अपन क्लास 11th का डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर ग्रेविटेशन। ये जो हम लोग लेक्चर बनाएंगे ये जेईई और नीट को फोकस करते हुए बनेंगे। ओके, जेईई एंड नीट को फोकस करते हुए बनेंगे क्लास 11th की, ठीक है ना। इसमें हम लोगों को सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करना है और चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 7, 8 है, जिसको हम लोग ग्रेविटेशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ग्रेविटेशन। इस ग्रेविटेशन के बारे में हमें डिस्कस करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि बेसिक थोड़ा आपको आना चाहिए, उसके बाद ही आप जेई और नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो एनसीईआरटी की बातें जो स्कूल्स में आपको टीचर्स पढ़ाते हैं उनको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेना, बाकी फिर उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना है। तो ग्रेविटेशन में देखिए, सबसे पहली चीज मैं बात करना चाहूंगा, एक बात है जिसको बोलते हैं पॉइंट मास। क्या है? पॉइंट मास। पॉइंट मास का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का सारा मास एक ही पॉइंट पर है, एक ही पॉइंट पर है, ठीक है ना। दूसरी मैं बात करना चाहूं तो हो सकता है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो। जैसे स्फेयर है, हर पॉइंट पर मास होगा, पर वो पॉइंट मास नहीं होगा। स्फेयर में तो बहुत सारे पॉइंट है और सबका मास एक पॉइंट पर सेंटर्ड होता है, जिसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। बोलो, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? तो मेरा कहने का मतलब क्या है, दूसरा जो पॉइंट है उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मास का कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला जो मैंने बोला कि मान लीजिए अपने पास एक रोड है, इस रोड के हर पॉइंट पर क्या है? मास। तो एक पॉइंट पर थोड़ी हुआ, एक पॉइंट पर नहीं हुआ ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे मास बढ़ेगा, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे मास बढ़ेगा। दूसरा मैंने बोला ये सरफेस है, जैसे हमारे पास कोई प्लेट है, ठीक है ना, प्लेट है, ये बोर्ड है। जैसे जैसे इस बोर्ड का एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे मास बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो मैंने क्या कहा कि हर पॉइंट पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसे ही हमारे पास एक स्फेयर है। क्या है? एक स्फेयर है। स्फेयर के भी अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, जैसे जैसे स्फेयर बढ़ेगा वैसे वैसे उसका मास बढ़ेगा। तो इस पहले पॉइंट का नाम रखा लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरे पॉइंट का नाम रखा, दूसरे पॉइंट का नाम रखा सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि लेंथ में सारा डिस्ट्रीब्यूट था लीनियर, सरफेस मतलब एरिया में डिस्ट्रीब्यूट था, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सारा मास? वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए इसको बोला वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे मास बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा। हर पॉइंट पर क्या प्रेजेंट है? मास। हर पॉइंट पर मास प्रेजेंट है। तो पॉइंट मास एक ही पार्टिकल है, उसका सारा मास इसी पॉइंट पर। इसमें बहुत सारे पार्टिकल है और हर पार्टिकल का मास अलग अलग पॉइंट पर है, लेकिन पूरी रोड का तो एक ही पॉइंट पर होगा। पूरे इस प्लेट का एक पॉइंट पर सेंटर्ड होगा, जिसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। ओके, अब देखो इस डिस्ट्रीब्यूशन को बताने के लिए एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। क्या आता है? लीनियर मास डेंसिटी, जिसको लेमडा से डिनोट करते हैं। और ये क्या कहता है? लेमडा। ये लेमडा कहता है कि आपके पास टोटल मास होगा और अपॉन टोटल लेंथ होगी। इसका टोटल मास m है और टोटल लेंथ l है। ये लीनियर मास डेंसिटी हमें ये बता रही है कि टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। इसका मतलब एक लेंथ में, यूनिट लेंथ में कितना मास प्रेजेंट होगा। 10 सेंटीमीटर की रोड 10 ग्राम की, 1 सेंटीमीटर की रोड 1 ग्राम की। तो 1 सेंटीमीटर वाली बात बता रहा है ये लेमडा। ओके, यूनिट लेंथ में मास बता रहा है, यूनिट लेंथ में मास। ऐसे ही मैंने क्या कहा आपको, लीनियर मास डेंसिटी के बाद में आता है सरफेस मास डेंसिटी। सरफेस मास डेंसिटी। तो सरफेस मास डेंसिटी क्या होगा? सिग्मा से डिनोट करते हैं इसको, और ये कितना होगा बताओ? तो हम कहेंगे टोटल मास अपॉन टोटल एरिया।
टोटल मास अपॉन टोटल एरिया, यूनिट एरिया में कितना मास है। ऐसे ही तीसरा कौन होगा, वॉल्यूम मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो ये वॉल्यूम मास डेंसिटी हमारे पास में ऐसे रो से रिप्रेजेंट होगा और ये क्या होगा, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। मान लो इस रोड में एक छोटा सा पार्ट ले लूं, ये छोटा सा पार्ट लेंथ का होगा, ये एरिया सरफेस में ले लूं छोटा सा पार्ट तो ये एरिया का होगा, और स्फेयर में लूं, वॉल्यूम में लूं तो ये भी वॉल्यूम का होगा ना पार्ट। तो छोटे से पार्ट की लेंथ मान ली छोटी सी, छोटे से पार्ट का मास मान लिया छोटा सा, तो इनमें क्या रिलेशन होगा लैम्डा के लिए, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। बोलो होगा या नहीं होगा। इसके लिए टोटल मास कितना था dm, टोटल एरिया कितना है dA, तो मैं क्या कहूंगा dm अपॉन dA। क्लियर है क्या मेरी बात। ऐसे ही इसका टोटल मास dm, टोटल वॉल्यूम dV, तो हम कहेंगे dm अपॉन dV, क्योंकि सबके लिए तो एक जैसे ही होंगे ये, इसीलिए इसका नाम क्या बोला, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। बताओ स्फेयर कौन सा एग्जांपल है, कंटिन्यूअस, सही है ना। एटम कैसा है, पॉइंट मास, एटम कैसा है, पॉइंट मास। क्लियर हो गई क्या पहली बात सबको। अच्छा भाई अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बातें करते हैं। तो देखो अपन को सबसे पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करनी है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो ये क्या था, तो हमने कहा था कि भाई दो पॉइंट मास होते हैं और दो पॉइंट मासेस के बीच में एक डिस्टेंस होती है, जिस डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं r। इस r डिस्टेंस पर दोनों के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो हम कह रहे थे कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू दोनों मासेस का प्रोडक्ट। और डिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन होगा, प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दोनों को मिला के लिखोगे तो F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r², एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को G कहते हैं, G m1 m2 अपॉन r²। ये हमारे पास क्या आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। m1 m2 क्या है, मासेस, r क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस, और मासेस भी कैसे, पॉइंट मास, कैसे है, पॉइंट मास। इस G की वैल्यू क्या होती है बताओ, 6.67, ठीक है ना, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 यूनिट बताओ G की वैल्यू निकाल लो, Fr² अपॉन m1 m2, तो कितना आएगा, F मतलब न्यूटन, r² मतलब मीटर स्क्वायर, kg इंटू kg क्या बन जाएगा, kg²। डायमेंशन भी निकाल सकते हो। तो ये छोटी छोटी बेसिक बातें हैं, वो डिस्कस नहीं करेंगे अपन। पहली चीज हमें पता चल गई, दो मासेस के बीच में, पॉइंट मासेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा, Gm1 m2 अपॉन r²। रुक जाओ, बंद कर। हाँ भाई आगे देखो, अब क्वेश्चन क्या है, देखिए देखो ये क्वेश्चन और 12th जो है उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट चैप्टर दोनों सेम ही है। यहाँ मास की बात होगी, वहां पर चार्ज की बात होगी, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करना, 12th में बहुत फायदा मिलेगा आप लोगों को इसका। क्या बोला है, हमारे पास में एक रोड है m मास की, कितनी लेंथ की, l लेंथ की, और इसके दूसरे कोने से, दूसरे एंड से एक पॉइंट मास है जो कि r डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। इन दोनों के बीच में बताना है आपको ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा ये बताना है। तो अब देखो यहां से आंसर की बात करता हूं मैं। देखो इस पार्ट का मास नजदीक है और इसका दूर है। हर पॉइंट की डिस्टेंस, हर पॉइंट मास की डिस्टेंस अलग हो गई ना उससे, बताओ या नहीं। तो ऐसे केसेस में क्या करना है, इस पूरी रोड में एक ऐसा पार्ट लेना है जो बाद में बदल के पूरी रोड बना ले, बाद में बदल के पूरी रोड बना ले। जैसे कि मैंने यहां पर क्या किया, ये रोड ली है और इस रोड में x लेंथ पर जाकर
एक्स लेंथ पर जाकर एक छोटा सा एलिमेंट लिया, एक छोटा सा पार्ट लिया है जिसका मास है dm और लेंथ है dx, ठीक है ना। अब मैंने यदि x की वैल्यू 0 पुट की, x की वैल्यू कितना पुट की 0, तो ये एंड कहाँ पहुंच जाएगा इधर, और x की वैल्यू l पुट की तो ये एंड किधर पहुंच जाएगा दूसरी साइड। तो ये बीच वाली चीज पूरे में फैल जाएगी या नहीं फैल जाएगी, पूरी रोड क्या हो जाएगी कवर, पूरी रोड क्या हो जाएगी कवर। यहां पर पॉइंट मास कौन सा है m नॉट, कितने डिस्टेंस है r, तो बता एलिमेंट यानी ये छोटी सी स्ट्रक्चर और इसके बीच में कितने डिस्टेंस हो गई, x को हटा लो इसमें से l में से, l माइनस एक्स प्लस आर, l माइनस एक्स प्लस आर, बोलो सही है क्या। l में से x हटा दिया तो ये बच गया और r उधर रहा, ये डिस्टेंस हो गई। अब देखो एक तो मास हो गया dm और एक मास हो गया m नॉट, ये छोटा सा मास है इसलिए इसको पॉइंट मास मान ले, और दूसरा है m नॉट, दोनों के बीच में कितने डिस्टेंस है l माइनस एक्स, छोटा सा मास है इसलिए छोटा सा फोर्स लगेगा, और छोटा सा फोर्स कितना लगेगा, छोटे के लिए d लगाते हैं df। फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, g m1, m1 को m नॉट मान लिया, m2 को dm था ना, m2 को क्या माना dm, और अपॉन कितना हो जाएगा बताओ जरा, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है l माइनस एक्स प्लस r और इसका स्क्वायर, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, सही है ना। अब देखो लेंथ l का मास कितना है m है ना, l लेंथ का मास कितना है m है, यूनिट लेंथ का मास कितना होगा m बाई l होगा, होगा या नहीं होगा, जिसको हम क्या कहते हैं लैम्डा, बोलो कहते हैं नहीं कहते हैं, m बाई l को क्या कहते हैं लैम्डा। छोटी सी लेंथ का मास निकालना है, dx लेंथ का मास निकालना है, कितना है dm है, तो मैं क्या कहूंगा m बाई l इंटू dx, बोलो बनाया नहीं बना, m बाई l इंटू dx, सही है क्या, m बाई l इंटू dx या लैम्डा इंटू dx। तो मैंने क्या कहा df की वैल्यू क्या आएगी g m नॉट, dm कितना आया m बाय l और इंटू dx अपॉन l माइनस एक्स प्लस r और इसका स्क्वायर, बोलो क्लियर है क्या ये बात, क्लियर है ना। आगे df, f निकालना है, मेरे को बताओ इस x की लिमिट कहां से कहां होगी, इस x की लिमिट कहां से कहां होगी सर, एक एंड तो 0 पे ले आओ और दूसरा एंड l पे ले जाओ, पूरी रोड कवर हो जाएगी, एक तो 0 पे और एक l पे। तो मैंने क्या बोला df की वैल्यू आएगी अपने पास ये, तो आगे बढ़ते हैं, f निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेता हूँ, g m नॉट m अपॉन l कांस्टेंट है, बचा कौन dx अपॉन l माइनस एक्स प्लस r का होल स्क्वायर, सही है। अब इसको एक्स स्क्वायर मानो डिवाइड में, क्या माना एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या होगा बताओ इंटीग्रेशन, dx की लिमिट 0 से l, f इक्वल्स टू g m नॉट m अपॉन l। अब बताओ dx का क्या होगा, इसका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का पावर -2 है ना ऊपर आके, तो पावर क्या हो जाएगी l माइनस एक्स प्लस आर इसकी पावर -1 अपॉन -1, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, -2 + 1, देखो ये x क्या गया माइनस लग रहा है ना, तो ये माइनस आपको मल्टीप्लाई में भी लगाना पड़ेगा, समझ गए, मल्टीप्लाई में भी लगाना पड़ेगा, तो ये आपको आना चाहिए इंटीग्रेशन, सही है ना। वैसे z मान के कर सकते हो इसको, क्या मान के कर सकते हो z, तो ये हमारे पास हो गया, इसकी लिमिट बताओ 0 टू l, आगे कितना आएगा बताओ जल्दी से, f इक्वल्स टू g m नॉट m अपॉन l, यहां से ये वैल्यू कितनी हो गई बताना जरा, l माइनस एक्स प्लस आर, ये माइनस माइनस तो कैंसिल, ये नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी 1 अपॉन l माइनस एक्स प्लस आर और इसकी लिमिट 0 टू l, f इक्वल्स टू क्या होगा g m नॉट m अपॉन l
ये वैल्यू रख दो, 1/L रखूंगा तो क्या आएगा, L माइनस एल प्लस आर माइनस 1/L माइनस 0 प्लस आर। बोलो समझ में आया नहीं आया? लास्ट टाइम रखी थी ना, एफ की वैल्यू कितना आएगी, जी एम नोट एम अपॉन एल, एल से एल कैंसिल, 1/R माइनस 1/L प्लस आर। कितना आया, एफ इक्वल्स टू जी एम नोट एम अपॉन एल, ये एल प्लस आर, ये एलशियम आ गया, आर एल प्लस आर, ये कितना हो जाएगा, एल प्लस आर माइनस आर, आर से आर कैंसिल, एल से एल भी कैंसिल हो जाएगा, जी एम नोट एम अपॉन आर एल प्लस आर। ये हमारे पास में आ गया है ग्रेविटेशनल फोर्स। सही है ना, क्या आ गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब सुनो मेरी बात, अब आपको निकालनी है ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या निकालनी है, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हम सबको पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब इस पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी होगी, तो मास की तो कोई जरूरत है नहीं। ग्रेविटेशनल फील्ड को E से लिखते हैं अपन। E का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जल्दी से, Gm/r²। बोलो होता है नहीं होता? वैल्यू की टर्म्स में ले रहा हूं मैं, वेक्टर की टर्म्स में नहीं ले रहा हूं, मैग्नीट्यूड की टर्म में ले रहा हूं, Gm/r²। Gm/r², तो केवल m नोट को हटा दो, बस इसका तो कुछ किया भी नहीं था, Gm/r², Gm/r², m नोट हटा दो फील्ड आ जाएगी, m नोट हटा दो क्या आ जाएगी, फील्ड आ जाएगी। आएगी या नहीं आएगी बताओ? आ गया। इस चीज को हम लोग नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। अब जैसे मैं यहाँ पे बोलूं कि फील्ड निकालो पॉइंट P पर, तो ये हटाया, इसकी जरूरत नहीं है। स्मॉल के लिए फील्ड क्या होगी, तो हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड DE इक्वल्स टू Gm/r², Gm/r²। मैंने बोला ये निकालेंगे DE इक्वल्स टू, DM की वैल्यू उठा के रख दी, DM की वैल्यू उठा के रख दी, m/L इंटू dx रख दी। ये E होगा, इंटीग्रेशन किया, वो इंटीग्रेशन हो रहा है, m नोट की तो कोई जरूरत है ही नहीं। यहां से E आया, ये रहा, m नोट की कोई जरूरत नहीं है। E आएगा, m नोट की कोई जरूरत नहीं है, ये E होगा, ये भी E होगा, और ये हमारे पास में क्या बन जाएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नीट्यूड की टर्म्स में। ठीक है ना, किसकी टर्म्स में, मैग्नीट्यूड। तो मतलब आपको एक क्वेश्चन की वजह से दो क्वेश्चन सीखने का मौका मिला। ठीक है ना, ऐसे ही निकालते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला भी बताया है मैंने आपको, Gm/r माइनस Gm/r। अब उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।